हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डिप्लोमेसी थियरी एंड प्रैक्टिस वाले पेपर में पढ़ेंगे संसदीय राजनीति के संबंध में, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी के संबंध में। इससे पूर्व हमने डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी के संबंध में अध्ययन किया था। संसदीय राजनीति या पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी वास्तव में 20वीं सदी की डिप्लोमेसी मानी जाती है। 20वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के क्षेत्र में व्यापकता आई और सारे विश्व के जो राष्ट्र थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाने का प्रयास किया और एक दूसरे के साथ में संपर्क भी इन राष्ट्रों का रहा, विश्व के कई राष्ट्रों का, और विश्व समस्याओं पर विचार विमर्श और उनके समाधान के लिए बहुपक्षीय वार्ताओं को इस संबंध में बहुत बल मिला और अधिकाधिक बहुपक्षीय वार्ता पद्धति ज़्यादा प्रचलित हुई बजाय कि दो राज्यों के बीच में राजनयिक वार्ताओं के। और इसी दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों का भी निर्माण किया गया, जिसमें राष्ट्र संघ सबसे ज़्यादा प्रमुख है। और राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था की भूमिका निभा रहा है और इसने राजनीति के क्षेत्र में नए आयाम दिए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वार्ता के स्वरूप में जो परिवर्तन आया है उस नए आयाम को संसदीय राजनीति के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के भूतपूर्व विदेश मंत्री डीन रस्क ने संसदीय राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। संसदीय राजनीति से अगर हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करें तो इससे, जैसा कि मैंने बताया, बहुपक्षीय राजनीति से हम इसके अर्थ को लेते हैं और बहुपक्षीय राजनीति में अधिकांशतः खुली वार्ताएं होती हैं और विचार विमर्श भी खुले होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अंतर्गत अन्य जो संस्थाएं हैं और भी अन्य क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, वहां पर जो वार्ताएं चलती रहती हैं और वार्ताओं के संबंध में, समस्याओं के संबंध में गुण और दोषों पर भी खुला विचार होता है और जो निर्णय होते हैं वो मतदान के द्वारा लिए जाते हैं। इसलिए इसको संसदीय राजनीति के नाम से जाना जाता है, जो कि जो प्रजातांत्रिक देश हैं, उन प्रजातांत्रिक देशों में जो संसद में जिस प्रकार से विचार विमर्श होता है, खुला विचार विमर्श होता है और संसद के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, सामान्य प्रस्ताव रखे जाते हैं, वाद विवाद होता है, विभिन्न अधिकारियों का चुनाव होता है, उसी तरीके से संसदीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसी तरह से कार्य होता है और विचार विमर्श यहाँ पर क्षेत्रीय संस्थाओं में और यूएनओ में देखने को मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो राष्ट्र होते हैं वो आपस में वाद विवाद करते हैं और महासभा में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और महासभा का जो स्वरूप होता है वो बहुत कुछ राष्ट्रीय संसद से मिलता जुलता होता है और कई बार तो इसे विश्व संसद की संज्ञा भी विचारक दे देते हैं। महासभा की जो कार्यवाही होती है उसमें और राष्ट्रीय संसद की कार्यवाही में बहुत दृष्टियों से, जैसा मैंने बताया आपको, समानता पाई जाती है और इसलिए यहाँ पर सब प्रतिनिधि एक साथ भी बैठते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राष्ट्रों की संसद में एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मान्यता दी जाती है, यानी एक राष्ट्र को एक वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो राष्ट्र बड़ा हो या छोटा हो। तो इस तरह से
संयुक्त राष्ट्र संघ में छोटे और बड़े राष्ट्रों का भेद भी नहीं पाया जाता है। महासभा को इस तरह से एक संसदीय निकाय की तरह काम करते हुए विचारक देखते हैं और इसलिए वो संसदीय राजनयिक की संज्ञा देते हैं। संसदीय व्यवस्था में जिस तरह से राजनीतिक दल होते हैं, क्षेत्रीय गुट होते हैं, विशेष हित समूह होते हैं जो राज्य की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्षेत्रीय और जो राजनीतिक गुट होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया और उनके परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास भी करते हैं। महासभा में राज्यों के जो ग्रुप्स होते हैं वो कोलिएशंस या गठबंधन या गुट या ब्लॉक्स के माध्यम से निरंतर सक्रिय रहते हैं और आलोचक तो कहते हैं कि समूहों और ब्लॉक्स की गतिविधियों के फलस्वरूप महासभा के द्वारा निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचने की संभावना घट जाती है और महासभा के एक पॉलिटिकल बॉडी होने के कारण ही ऐसा होता है। तो संसदीय राजनय इस बात में विश्वास करता है कि किसी विवाद को सबके सामने लाएं और उस पर वाद विवाद करें, प्रस्ताव पारित करें और फिर इस माध्यम से किसी विवाद को सुलझाया जा सकता है। लेकिन कई बार ये मान्यता सही सिद्ध नहीं होती है क्योंकि वास्तव में इन प्रयासों से कई बार मनमुटाव भी उत्पन्न हो जाते हैं और राष्ट्रीयता की भावनाएं भी उभर कर आ जाती है और कई बार मतदान से पहले भी हर प्रश्न पर हर राज्य के द्वारा पूरी तरह से विचार विमर्श नहीं होता है और कई बार मतदान के समय कई सदस्य राज्य अनुपस्थित भी होते हैं और जो संघ की कार्यवाही होती है उसके फैसले कई बार गुटबंदी के कारण भी लिए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इससे कई बार गुटबंदी के कारण विश्व शांति को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। फिर भी संसदीय राजनय की उपयोगिता यह है कि इसके फलस्वरूप प्रश्नों पर विश्व जनमत संगठित होता है और इसके माध्यम से जो राज्य होते हैं वो सबसे पहले तो ये प्रयास तो करते ही हैं कि सहयोगपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन देकर संगठित रूप में कार्यवाही की जाए अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से निपटने के लिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो विभिन्न प्रकार के समूह और संगठन होते हैं उनके मध्य सहयोग का वातावरण बनता है और तदर्थ सहमिलन एडहोक कोलिएशन होता है जिसका कम या अधिक समय के लिए समस्या विशेष पर विचार विमर्श होता है और विचार विमर्श इसलिए होता है ताकि समस्या का निदान किया जाए या समस्या को समाप्त किया जाए या उसका स्वरूप थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाए। महासभा में राज्यों के एक दूसरे के संगठन या गठबंधन का उदय भी इसमें हो जाता है और इसमें कई बार कॉकस भी बन जाते हैं जो कुछ राज्यों के समूह होते हैं और ये राज्यों के समूह सामान्य हित के मामलों पर भी आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो इस प्रकार से संसदीय राजनय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में देखने को मिलता है। संसदीय राजनय की कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं। जैसे संसदीय राजनय बहुपक्षीय होता है और इसकी प्रकृति ये होती है कि इनका संबंध किसी क्षेत्र विशेष के विभिन्न देशों से होता है और इन देशों से मिलकर जो क्षेत्र विशेष बनता है उस क्षेत्र के विषय पर संसदीय राजनय के माध्यम से विचार किया जाता है और संसदीय राजनय में द्विपक्षीय वार्ताओं को शामिल नहीं किया जाता है। जहां तक हो सके इसमें बहुपक्षीय वार्ताओं को शामिल किया जाता है। संसदीय राजनय में गोपनीयता के स्थान पे खुलेपन को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे ओपन डिप्लोमेसी या खुले राजनय की संज्ञा भी दी जाती है। हर पहलू पर समस्या के इसमें बहस होती है, पक्ष और विपक्ष के विचारों का
सारे विश्व भर में प्रचार होता है प्रकाशन के माध्यम से, और जो विभिन्न राष्ट्र होते हैं उनके द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती हैं। विभिन्न सरकारें संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने प्रतिनिधियों को ये निर्देश भेजती हैं कि उनको कौन सी नीति का अनुसरण करना है। संसदीय राजनयिक प्रक्रिया में इस तरह से खुली राजनयिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें गोपनीयता नहीं होती है। व्यवहार में वास्तविक निर्णय और वार्ताएं अनौपचारिक बैठकों और मुलाकातों में ही होती हैं, और ये औपचारिक बैठक और मुलाकातें गुप्त रूप में होती हैं, और यहाँ दबाव की राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स भी अपना काम करती हैं, और कई बार पृष्ठभूमि में जिन निर्णयों पर पहुंचा जाता है बाद में प्रायः वे ही निर्णय प्रकाश में आते हैं। यानी जिन निर्णयों पर जो गुप्त मुलाकातों के द्वारा पहुंचा जाता है वो ही निर्णय फिर सभी के सामने आते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है, इसमें राष्ट्र थोड़ी बहुत अपनी गोपनीयता भी रखते हैं। संसदीय राजनय में औपचारिक रूप से खुले राजनय होते हुए भी पूर्णतया खुला राजनय नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तीसरा बिंदु यह है कि संसदीय राजनय में निर्णय हमेशा बहुमत से लिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर निर्णय के लिए जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत, और साधारण प्रश्नों के निर्णय के लिए साधारण बहुमत से निर्णय पर्याप्त होता है। सुरक्षा परिषद में भी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं उनको जो वीटो पावर प्राप्त है वो जरूर हम कह सकते हैं कि वो संसदीय राजनय के विपरीत है, और एक तरह से आलोचक इसे निरंकुश राजनय की भी संज्ञा देते हैं। तो वीटो पावर हम इसका अपवाद कह सकते हैं। संसदीय राजनय के विकास के परिणाम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि विश्व के जो छोटे और अल्प विकसित देश हैं उनका महत्व भी बढ़ गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्योंकि उन्हें चाहे वो छोटे राष्ट्र हों या अल्प विकसित हों उन्हें अपना मत देने का मौका मिलता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर महाशक्तियां उनके समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। संसदीय राजनय में बहुत कुछ अराजनीतिक भी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राजनय एक तो बहुपक्षीय होता है, बहुत सारे राष्ट्र होते हैं, समस्याओं से संबंधित और उनके बीच में विचार विमर्श होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संप्रभु राज्य हैं उनके लिए ये निर्णय बंधनकारी नहीं होते हैं, क्योंकि महासभा अपने किसी भी सदस्य को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकती है कि वो महासभा के निर्णयों को अनिवार्य रूप से माने ही माने। तो इस तरह से महासभा के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो वास्तव में सिर्फ सिफारिशों जैसा काम करते हैं, सिफारिशों जैसा ही प्रभाव रखते हैं। तो संसदीय राजनय इस दृष्टि से एक तरह से बाध्य करने वाला नहीं है, बंधनकारी निर्णय इसमें नहीं लिए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इससे विश्व जनमत जागरूक होता है, और इससे विश्व जनमत को मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, और जो सदस्य राष्ट्र हैं या जो विश्व के राष्ट्र हैं उनकी समस्या विशेष के संबंध में क्या निर्णय है, क्या नीतियां हैं, इसके संबंध में पूरे विश्व जनमत को जानकारी मिलती है। संसदीय राजनय के गुण भी हैं और दोष भी हैं।
गुण तो ये है कि संसदीय राजनय विश्व जनमत को प्रभावित करता है और महासभा में संसदीय राजनय ने हमेशा विश्व शांति और सह अस्तित्व के पक्ष में कार्य किया है, समस्याओं को वार्ताओं के द्वारा सुलझाने की कोशिश की है और अंतर्राष्ट्रीय जनमत का निर्माण करने का प्रयास किया है और राष्ट्रों में शांति और समृद्धि के लिए एक विश्वास इससे जगता है। संसदीय राजनय से इस बात को बल मिलता है कि सभी या बहुत से राष्ट्र मिलकर प्रयत्न कर सकते हैं और किसी समस्या को सुलझाने के लिए किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। इसमें एक गुण ये भी है कि इसने बहुत सारी राजनयिक पद्धतियों को जन्म दिया है, डिप्लोमेटिक मेथड्स को जन्म दिया है। इस राजनय के विकसित होने के कारण जो राष्ट्र एक दूसरे के साथ एक जैसी विचारधारा रखते हैं या जिनके हित समान हैं, जिनकी विचारधाराएं समान हैं, उनका आपस में संपर्क बढ़ता है और वे आपस में सम्मेलन करते रहते हैं समय समय पर। जैसे हम उदाहरण लें गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का, और विचार और नीतियों पर एक मत होने के कारण कि हम किसी भी गुट में शामिल न होंगे, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एक संगठन बनाए लिया है और इस संगठन के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर गुटनिरपेक्ष सम्मेलन होते रहते हैं समय समय पर और वे अपना विचार अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के पक्ष में रखते रहते हैं। और जो अन्य राष्ट्र हैं या जो भी ऐसे राष्ट्र हैं जिन्हें हम कह सकते हैं विकसित राष्ट्र या शक्तिशाली देश, उन्हें भी गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के माध्यम से होने वाली वार्ताएं और उनके विचारों पर ध्यान देना ही पड़ता है। तो इस तरह से संसदीय राजनय ने एक तरह से परामर्शात्मक राजनय, कंसल्टेटिव डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया है। साथ ही इसने यात्रा राजनय या ट्रेवल डिप्लोमेसी को भी बढ़ावा दिया है, क्योंकि राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्रों में जाकर यात्रा करके और अपने अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श भी करते हैं और एक दूसरे देशों में में जाकर यात्राएं करके एक तरह से वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। तो संसदीय राजनय का एक गुण ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को एक तरह से विश्व संसद इसने बना दिया है और संसदीय राजनय को लोकप्रियता इसने प्रदान की है। लेकिन संसदीय राजनय के दोष भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। संसदीय राजनय में भी जैसा मैंने बताया था कि गुप्त संधियां और वार्ताएं भी की जाती हैं राष्ट्रों की, और वो उन गुप्त संधियों और वार्ताओं में जो कुछ सामने आता है वो ही फिर संसदीय राजनय में देखने को मिलता है, निर्णय के रूप में देखने को मिलता है। तो इसका एक बड़ा दोष ये है कि इससे राष्ट्रों में आपसी विश्वास पनप नहीं पाता है और एक दूसरे के प्रति संदेह का वातावरण विकसित होता रहता है और इस तरह के व्यवहार से शीत युद्ध को भी बढ़ावा मिलता है और इसके कारण से संसदीय राजनय का ये दोष उभर कर आता है। संसदीय राजनय से संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक तरह से हमेशा ही राजनीतिक वाद विवाद का वातावरण बना रहता है और हर राष्ट्र अपनी वैचारिक स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करता रहता है और ये बताने का प्रयास करता है कि वो ही उसका राष्ट्र ही सबसे श्रेष्ठ है और उसका जो स्टैंड है किसी समस्या के बारे में वो ही सही है। संसदीय राजनय चूंकि एक खुला राजनय है, इसलिए इसके माध्यम से सारे जो खुले राजनय के जो दोष हैं वो इस राजनय में पाए जाते हैं, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव में भी कई बार वृद्धि होती है और समस्याएं सुलझने की बजाय और अधिक इसमें उलझने की संभावना भी बढ़ जाती है। संसदीय राजनय से
गुटों की राजनीति को भी बढ़ावा मिलता है, क्षेत्रवाद को भी बढ़ावा मिलता है, जैसा कि अक्सर संसद में होता है। महासभा की जो मतदान प्रक्रिया है और वहाँ जो राजनीतिक दांव पेच खेले जाते हैं, राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है, उसको देखने से भी ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया है और हर राष्ट्र चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से कुछ भी करने का प्रयास करे, अंततोगत्वा वो अपने राष्ट्रीय हित को ही बढ़ाने का प्रयास करता है, चाहे उसको इसके लिए क्षेत्रवाद का सहारा लेना पड़े, चाहे उसको गुटीय राजनीति के या गुटों को बनाने का प्रयास ही क्यों न करना पड़े। हर राष्ट्र ऐसा जरूर करता है। संसदीय राजनय में प्रचार जो राजनय है उसको भी अधिक बल दिया जाता है और भाषण के माध्यम से, प्रकाशनों के माध्यम से और भी क्रियाओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से विरोधी को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है और स्वयं के हितों का संवर्धन करने का प्रयास किया जाता है। संसदीय राजनय में जो औपचारिक कार्यवाही होती है उसमें तो राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की उतनी रुचि नहीं होती है जितनी कि वो ये देखने का प्रयास करते हैं कि दूसरे राष्ट्र अनौपचारिक रूप से कौन सी वार्ताएं कर रहे हैं, कौन सी बैठक करने वाले हैं और दूसरे राष्ट्र क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर राष्ट्रों की जो दृष्टि है वो रहती है। और इस तरह से जो अनौपचारिक वार्ताएं होती हैं, उन अनौपचारिक वार्ताओं में जो निर्णय लिए जाते हैं वो फिर महासभा के पटल पे रख दिए जाते हैं। तो इस तरह से एक ये कहा जाता है कि महासभा की औपचारिक कार्यवाही भी वास्तव में अनौपचारिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप दिखाई देती है। संसदीय राजनय को शेडो बॉक्सिंग की संज्ञा भी दी जाती है, छायात्मक मुक्केबाजी की भी संज्ञा दी जाती है। इसे लाउड स्पीकर राजनय या डिप्लोमेसी बाय लाउड स्पीकर भी कहा जाता है और कभी कभी तो इसे अपमान का राजनय या डिप्लोमेसी बाय इंसल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि संसदीय राजनय वास्तव में संसद में जैसा कि कई बार होता है विपक्ष को नीचा दिखाने का प्रयास भी किया जाता है, अपमानित करने का भी प्रयास किया जाता है और ऐसी स्थिति में जो इंसल्ट की राजनीति है या लाउड स्पीकर की राजनीति है या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की या एक तरह से जैसे बॉक्सिंग में जीतने का प्रयास करने की राजनीति है, उस तरह की राजनीति देखने को मिलती है। जैसा कि शीत युद्ध के समय अमेरिका और रूस के बीच में इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिली। हालांकि अब शीत युद्ध समाप्त हो गया है और लेकिन फिर भी विशेष घटनाओं के संदर्भ में जो बड़े राष्ट्र हैं उनमें आज भी महासभा में इस तरह की जो प्रचार की राजनीति है, एक दूसरे के विरुद्ध भाषण की राजनीति है, वो देखने को मिल जाती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे दोषों के बावजूद संसदीय राजनय से कम ये तो जरूर हुआ है कि राष्ट्र एकदम युद्ध की ओर अग्रसर नहीं होते हैं और इसमें विचार विमर्श के कारण युद्ध को टालने की प्रवृत्ति इसमें अधिक पाई जाती है, क्योंकि महासभा में जब प्रश्न को लाया जाता है तो विचार विमर्श में समय निकल जाता है और एकदम से युद्ध को होने से बचाया जाता है और विश्व को अंतर्राष्ट्रीयता की ओर ले जाने में इसने अपना काफी योगदान दिया है और जो उग्र राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं उन पर कुछ न कुछ इसके माध्यम से अंकुश तो अवश्य लगा है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।